काउंसलिंग एक डिफरेंट फील्ड है एज़ कम्पेयर टू द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। काउंसलर जो है उसका काम होता है कि मुझे एक मसला हुआ है, मैंने आपसे शेयर किया है, आपने मुझे 2-3 पॉजिटिव जो वेज़ में ना उसको मैनेज करना बता दिया। डिप्रेशन एक्चुअली इतनी एक सवियर डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी इफ़ेक्ट होती है। डिप्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो डिप्रेशन में बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। मैं अक्सर पेशेंट से सवाल करती हूँ ना कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेस स्केल दूँ 0 to 10, 0 बिल्कुल कम है और 10 बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ रेट करेंगे? तो मुझे 80% जवाब मिलता है हमें स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है। हमारे उसको ना एक मिस कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि शायद स्ट्रेस इज़ वरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 12 साल से साइकोलॉजी की फील्ड में मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक काउंसलर में और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है और हम अपने आप को इमोशनली कंपोज्ड किस तरह से रखते हैं और वो कुदरत के कौन से बुनियादी असूल हैं जिन्हें अगर हम फॉलो ना करें तो फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। हम इनसे इन सब चीज़ों का हल जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारे आम सवालों के जवाब आपको बहुत ख़ास अंदाज में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमना इफ्तिखार साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, एक काउंसलर और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे मैं हाईलाइट इसको इस तरीके से करना चाहूँगी कि देखिए, काउंसलर जो है उसका काम होता है कि मुझे एक मसला हुआ है, मैंने आपसे शेयर किया है, आपने मुझे 2-3 पॉजिटिव जो वेज़ में ना उसको मैनेज करना बता दिया। मेरी आगे चॉइस है कि मैं उन 4 आपने जो मुझे ऑप्शंस बताई है मैं क्या करूँ। अब जो काउंसलर है ना वो कोई भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल काउंसलर्स भी होते हैं जो एज अ कैरियर इसको लेकर चलते हैं। अब काउंसलिंग एक डिफरेंट फील्ड है एज़ कम्पेयर टू द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, जिसमें हम लोग उसकी एनाटॉमी से लेकर उसकी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स से लेकर उनके बिहेवियर्स को, उनके थिंकिंग को, उनके इमोशंस को, उन सारी चीज़ों को एक साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। एज कम्पेयर टू द काउंसलर, काउंसलर इज़ अ गाइडिंग पर्सन। सिचुएशन के उसने आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। उसने ना आपके फिजियोलॉजी में जाना है, ना उसने आपके इमोशंस के बारे में बात करनी है, ना उसने आपकी थिंकिंग के बारे में बात करनी है, ना उसने आपके बिहेवियर्स की बात करनी है। काउंसलर को मैं कहती हूँ दे आर द गाइडेड पर्सन। वो आपको एक मुश्किल सिचुएशन में से निकालने में हेल्प कर रहे होते हैं। बट जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक वास्ट फील्ड है। साइकोलॉजी की फील्ड में ही सब डोमेन्स है, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ड्रग में काम कर रहे होते हैं, एडिक्शन सेंटर्स में काम कर रहे होते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं जो क्रिमिनल्स के साथ काम करते हैं, एंड देन कॉर्पोरेट लेवल पर जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, उस पर वो काम कर रहे होते हैं। सो साइकोलॉजी इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द काउंसलिंग। और हमारे यहाँ ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इस फील्ड के बारे में कि यू आर जस्ट टॉकिंग विद द पेशेंट और आप उनको एक काउंसलिंग दे रहे हो एंड दैट्स इट। But actually this is the main difference. A psychologist is very well trained to give the psychotherapy. वो आपको structure approaches के ज़रिए बताते हैं कि किस तरह से आप अपने सोचने का अंदाज़ बदल सकते हैं। Because अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अभी नीले रंग का नहीं सुर्ख रंग का कोट पहना हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट को मानना बड़ा मुश्किल होगा। सेम इसी तरह जब हम
थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की बात करते हैं, वो भी इतने ही मुश्किल है जितना मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है, आपका एक थॉट पैटर्न बना होता है, जब उसको चेंज करना होता है तो दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज आई गिव द एग्जांपल। हमने फिर उसको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू उसकी पूरी साइंस को समझते हुए चेंज करना होता है कि किस तरीके से हम आपके सोचने का, आपके महसूस करने का, आपके रिएक्ट करने के अंदाज जो होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। मैम, ईटिंग डिसऑर्डर के हवाले से आप गाइड करती हैं, मुझे ये बताइएगा क्या डिप्रेशन की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती हैं या ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको डिप्रेशन आ जाता है? इस पे थोड़ा सा आप बताइएगा। अच्छा, ये वाइस वर्सा है, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती है। डिप्रेशन एक्चुअली इतनी एक सवेयर डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी इफ़ेक्ट होती है, जिसमें आपका खाना पीना है। डिप्रेशन में बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो डिप्रेशन में बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। इसकी वजह से भी आपका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन हम उसको ईटिंग डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं, हम उसको डिसऑर्डर्ड ईटिंग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ द मूड डिसऑर्डर विच इज़ द डिप्रेशन, आपका खाना पीना जो है वो मुतासर हो गया है। जैसे ही हम डिप्रेशन को ट्रीट कर देते हैं, आप नॉर्मल खाने पीने के रूटीन में आ जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था ईटिंग डिसऑर्डर्स, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो डिप्रेशन या किसी एंजाइटी या उस वजह से भी हो सकते हैं, और एक्चुअली जितने ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट, बिहेवियरल इश्यूज़, ये बहुत कॉमन उनके भी फैक्टर्स में पाया जाता है। मैम, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है तो इसमें दो सूरतें होती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या बिल्कुल खाना छोड़ देता है। तो इन दोनों सूरतों में कोई उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि आप अगर बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो गए हो तो उसकी प्राइमरी रीज़न क्या है। क्या ऐसे ख्यालात है, क्या ऐसे स्ट्रेसर्स है जो आपको, और होता क्या है कि जो लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में ज़्यादा खा रहे होते हैं उस टाइम पर वो जो फूड होता है ना, वो उनका एक कंपेनियन होता है। अच्छा। वो अपने फूड को एक कंफर्ट के तौर पर ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ ही आपके मूड डिसऑर्डर्स में या एंजाइटी डिसऑर्डर में जो लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, हम उसको कहते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में आपकी मोटिवेशन इतनी डाउन होती है कि आप अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जिसमें खाना पीना, बोलना, सोना, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम नेगेटिव सिम्टम्स में लेते हैं कि जो काम आप पहले कर रहे हैं रूटीन में, आप वो काम करना छोड़ देते हैं, उन कामों को कम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होता है, बट मेनली हमने ये काम करना होता है कि जो इसके अंडरलाइन इशू है, लाइक वो स्ट्रेस है या वो एंजाइटी है या वो डिप्रेशन है, पहले उसको ट्रीट किया जाए। उसके साथ अल्टरनेटिवली जो आपके ईटिंग पैटर्न्स है वो ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मैम, एक इंसान परेशान भी होता है, दुखी भी होता है, उसको टेंशन, डिप्रेशन भी होता है, ये कैसे पता चले कि उसको वाकई एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या वो वैसे खुद भी ठीक हो सकता है? अच्छा अली, अगर मैं अभी करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो एक ग्लोबल पेंडेमिक चल रहा है, पिछले तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है जब से एक कोविड की वेव आई, और सिर्फ वो पाकिस्तान में नहीं आई, वो पूरी दुनिया में आई है और सब लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं इस अब के एरिया की बात करूँ तो इस एरा में हम सब तकरीबन कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार है। उसकी वजूहात डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग इस दरमियान में फाइनेंशियल क्राइसिस में गए, उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई हुए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ दो सोशल लिमिटेशंस, उनमें स्ट्रेस ज़्यादा आ गया। कुछ लोग वो थे जब क्वारंटाइन हुआ वो घरों में रहे, कुछ इसका शिकार भी हुए, उसमें से निकले भी, वो एक पूरा डिफरेंट लाइफस्टाइल आना शुरू हो गया। तो इसमें जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। अब हमारे यहाँ ना स्ट्रेस को समझा जाता है परेशानी। मैं अक्सर पेशेंट से सवाल करती हूँ ना कि अगर मैं आपको एक स्ट्रेस स्केल दूँ 0 to 10, 0 बिल्कुल कम है और 10 बहुत ज़्यादा है, तो आप कहाँ रेट करेंगे? तो मुझे 80% जवाब मिलता है हमें स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे हम कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, हमें एक स्ट्रेस होता है, हम एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, हमें स्ट्रेस होता है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिएक्शन है। हमारे उसको ना एक मिस कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि शायद स्ट्रेस इज़ वरी, कोई परेशानी है तो वो स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। तो आपका क्वेश्चन ये था अली कि क्या हमें ज़रूरत होती है स्ट्रेस को मैनेज करने की? तो डेफिनेटली होती है। जैसे हमारे इमोशंस को रेगुलेट जब तक नहीं किया जाता तब तक हम स्ट्रेस से नहीं निकल सकते।
और समटाइम्स उसमें हमें हमारे दोस्त निकाल देते हैं, हमें हमारी फैमिली निकाल देती है। बट अगर हम उन चीज़ों से हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, हमें हमारे दोस्त हेल्प नहीं उस तरह से कर रहे हैं या हमारी फैमिली हमें नहीं निकाल पा रही, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अब आप जो है अगर प्रोफेशनल हेल्प ले लें तो इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि आपके जो इश्यूज़ हैं उनको हम मैनेज कर सकें। मैम हमारे यहाँ बड़े अफसोस से ये कह रहा हूँ मैं कि ये अभी तक जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट को या उसके पास जाने को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। जिस तरह आप किसी आम डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि यार ये तो कोई इसने मसले वाली बात नहीं थी, वैसे भी ठीक हो सकता था। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इस चीज़ के बारे में ना हमारे बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं कि ये ना एक स्टिग्मा है, एक बड़ा इसके साथ नेगेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया और वो हम लोगों ने किया है। वो ऐसा नहीं कि कहीं से हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाना मायूब है। वो हमने ही कल्चरली एक दूसरे को इतना ज़्यादा इस बात पे फोर्स किया कि हम लोग अब अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं कि एक ना हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि शायद जो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास बंदा जा रहा है दे आर नॉट नॉर्मल, वो पागल है या वो साइकोपैथ है या वो बिल्कुल एबनॉर्मल है। तो लोग उनसे इवन बड़े नेगेटिवली ट्रीट कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई ये तो साइकोलॉजिस्ट के साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। लेकिन देखिए, आपने अभी क्वेश्चन में बात की कि डॉक्टर्स के पास जाते हुए हम कभी हेजिटेशन फील नहीं करते। जैसे आपके सर में दर्द हो, आपकी टांग में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, हम बहुत आराम से जो है वो चले जाते हैं। हमें फिज़िकल पेन को बताना बहुत आसान है, लेकिन हमें मेंटल पेन को, इवन मुझे अगर होगी तो मुझे बताना, एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। फिर हमारे कल्चर है, हमारे कल्चर में अगर कोई बच्चा उदास है ना, कि कोई डिप्रेशन का शिकार है या उसको कोई इशू, साइकोलॉजिकल इशू हुआ है, उसने कहीं घर में बात कर ली, तो हमारे यहाँ जो उससे पहला एक रिस्पॉन्स मिलता है, तो सबके साथ ही ऐसा होता है, कोई बात नहीं है, तुम कोई अनोखे अंदर आ गए हो जिसको ये मसला होना शुरू हो गया, खुद ही 2 दिन बाद इसको बुलाना छोड़ दो, खुद ही 2 दिन बाद सही हो जाएगा। ये वो पहली चीज़ होती है जहाँ पर हम उनको मज़ीद जो है वो बीमारी का शिकार होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक हमारे पास पेशेंट आता है ना, वो उस सूरत में आता है जब वो बिल्कुल काम काज करने के काबिल ही नहीं होता, और फिर उनकी वजह से, बिकॉज आप बोल नहीं रहे, आप खा नहीं रहे, आप काम नहीं कर रहे, आपका सोशल लाइफ सारा इफ़ेक्ट होने शुरू हो गए, फिर फैमिली को इफ़ेक्ट होता है। जब फैमिली इफ़ेक्ट होती है, फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब कोई सीरियस इशू है। उस वक्त वो हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है कि पेशेंट अपना जो उसका एक बड़ा अच्छा टाइम होता है जिसमें वो रिकवर हो सकता होता है, बड़ी जल्दी वो उसमें रिकवरी होती है, वो गुजार चुका हुआ होता है। फिर हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, अगर वो हमारा पहले 6 वीक्स का चलना होता है, फिर वो हमारा डबल हो जाता है। फिर फैमिली जो होती है उससे डिसअपॉइंट होती है कि अच्छा ये तो अभी 6 इसके सेशंस हो गए, तो सही क्यों नहीं हो रहा। तो मैं हर पेशेंट को भी ये कन्वे करती हूँ कि वी आर साइकोलॉजिस्ट, वी आर नॉट द मैजिशियंस, कि हमने आपको लेकर चलना होता है, आपको सिखाना होता है, आपको ट्रेन करना होता है। वो ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है। आपका जो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हुआ है। अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई हादसा के शिकार हुआ है तो वो फ़ौरन नहीं आप बीमारी में चले जाते हैं, फ़ौरन नहीं वो आपके मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट करता, उसका टाइम लगता है। उस टाइम में अगर हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए तो दिस इज़ द बेस्ट, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम तब उनको ट्रीट करते हैं जब तक वो एक फुल रिमिशन में जा चुके हुए होते हैं। मैम, एक आम इंसान अपने आप को इमोशनली कंपोज्ड कैसे रख सकता है? आप इस हवाले से कुछ टिप्स दें। बिल्कुल अली, इसमें ना थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगी। हमारे यहाँ लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस की, IQ की। अगर आपका IQ अच्छा है ना तो आपको बहुत अच्छा घर में भी ट्रीट किया जाता है, सोसाइटी में भी, फैमिली में भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ द इमोशनल, जिसको हम EQ बोलते हैं, कि आप अपने इमोशंस में कितने इंटेलिजेंट हैं। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को कितना समझते हैं और कितना आपका कंट्रोल है। दूसरा, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको आप कितना अच्छे तरीके से समझते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो इमोशनल, आपने कहा कि कंपोज होना कितना ज़रूरी है और किस तरह से, तो सबसे पहले तो इमोशन को समझें कि इमोशन एक्चुअली है क्या। एंड मैं जो इमोशंस को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं कहती हूँ दे आर द ड्राइविंग फोर्स।
बिल्कुल। इमोशंस हमें चला रहे होते हैं। अगर मैं खुश हूँ ना तो मैं बहुत अच्छी तरीके से एक एनर्जेटिक वे में उठूँगी, अपना सारे काम करूँगी, वो मुझे चला रहा है, इमोशन चला रहा है। अगर मेरे इमोशन नेगेटिव है तो मैं वही काम जो आम बंदे के लिए करना बिल्कुल आसान सा है, मुझे वो करना बहुत मुश्किल लगेगा। मैं वो काम शायद दूसरे से डबल लेकर करूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी डेफिसिट है, मेरा वो इमोशन मुझे नेगेटिव लेकर चल रहा है। तो इमोशंस को कंपोज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं जिस पे बहुत उस पर रीइंफोर्स करती हूँ, वो है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हो ना, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें जो पहली चीज़ मैं उस पर फोर्स करती हूँ दैट इज़ योर स्लीप पैटर्न। एंड स्लीप इज़ अ ब्लेसिंग बाय गॉड। अल्लाह ने हमें एक नींद की शक्ल में एक रिफ़्रेशिंग आपको ना अमाउंट दे दिया है कि ये रात के कुछ आवर्स है, इसमें सो और रिफ़्रेश होकर उठ जाओ, रिचार्ज होकर उठ जाओ। हुआ क्या है, हमारे यहाँ स्ट्रेसर्स क्यों ज़्यादा आना शुरू हो गए, हमने ना पूरा नेचर के गेस्ट चलना शुरू कर दिया। अगर अब मैं आपसे भी पूछूं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या सोने का पैटर्न है, तो एक जो नॉर्मल बंदा बताएगा ना, वो 12 बजे के बाद बताएगा कि हम रात 1 बजे सो रहे, 2 बजे सो रहे हैं, और बहुत सारे लोग 4-5 बजे सुबह के सो रहे होते हैं। अब उन्होंने वो जो पहला रात का टाइम गुजार दिया ना, उसमें हमारे कुछ केमिकल रिलीज़ होती है ब्रेन में। ये कुदरत का निज़ाम है, इसकी बारीकी में अगर हम जाकर देखें तो लिटरली हमें उस वक्त समझ आती है कि हमारे मसाइल कहाँ से शुरू होते हैं और हम खुद उन्हें शुरू करते हैं। अब जब हम रात की नींद नहीं लेते ना, जो 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक की नींद होती है, उसमें मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है ब्रेन में, वो एक स्लीप हार्मोन है, वो हमारे बहुत सारी चीज़ों को कंपोज करता है, जिसमें हमारे इमोशंस भी है। अब अगर मैं सारी रात जाग रही हूँ और मैं सुबह सो रही हूँ तकरीबन 3 बजे और मैंने 8 घंटे नींद पूरी कर ली, अक्सर हमें ये बताते हैं हम 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं। अब जब हम नेचर के गेस्ट गए हैं ना, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब नींद ख़राब हुई, आपके स्ट्रेस आएगा, आप सुबह उठोगे, आपके मूड में इरिटेबिलिटी होगी, आप चिड़चिड़े होगे, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाए, आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो पहली चीज़ जो टिप मैं कहूँगी वो है कि रेगुलेट योर स्लीप। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है फ्यूल। जैसे आपने एक बहुत अच्छी गाड़ी ख़रीद ली और उसमें आप पेट्रोल के बजाय मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दो, तो आपने उसकी लाइफ भी ख़त्म कर दी, आपने उसकी फंक्शनैलिटी भी ख़त्म कर दी। तो हम ह्यूमंस के भी इमोशंस के साथ हमारे कुछ फ्यूल है जो हमारे खाने पीने की सूरत में हमें मिलता है। अगर हम जंक खा रहे हैं, अगर हम सुबह सारा दिन कुछ नहीं खा रहे और रात को खा रहे हैं, या हम सिर्फ वो चीज़ें खा रहे हैं जो मुझे खा के एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो होगा क्या, हमने फ्यूल ही गलत अपनी बॉडी को दिया। उसमें मेरी थिंकिंग भी इफ़ेक्ट हुई, उसमें मेरे इमोशंस भी इफ़ेक्ट हुए और एंड पे हमारा बिहेवियर भी इफ़ेक्ट हुआ। तो आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जहाँ पर बात की, आपकी स्लीप रेगुलेट हो, आप हेल्दी ईटिंग करो जिसमें आपकी लिक्विड इंटेक ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। बिकॉज पानी का एक कॉन्सेप्ट मैं ये देती हूँ कि जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, पानी के साथ ड्रेन हो रही होती है। वो जो आपकी इमोशनल वर्नरेबिलिटी होती है, हम एक गुस्से में भी टिप देते हैं कि बहुत गुस्सा आया ना तो बोलने से पहले 1 गिलास पानी का पी लो, वो आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है। देन आपके खाने के बाद आता है कि आप फिजिकली कितना एक्टिव हो। अगर मैं सारा दिन बैठी हुई हूँ और मैं गैजेट्स पे लगी हुई, जो हम सब आजकल कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हम फिर उसी सर्कल के अंदर रह जाते हैं। एक लोहे को भी आप किसी एक जगह पे छोड़ दोगे ना तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम भी मूवमेंट में नहीं है ना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इट इज़ गिविंग अस द स्ट्रेस, वो हमारे इमोशंस को ड्रेन कर रहे हैं। हम अपने आप को उतना कैपेबल नहीं समझ रहे होते जितनी चीज़ों को हम चला सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ शेयरिंग। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, घर वालों के साथ बैठे, अपने दोस्तों के साथ बैठे, कुछ नहीं कर सकते चैरिटी करें जहाँ से आपको एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आए। अब ये अगर आप अपने आप में एक रिकॉल करके देखो कि कोई बंदा बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो वो इन चारों चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है इनसे दूर होगा। सही। अगर हम अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, उसमें नींद, खाना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपकी एक इमोशनल वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके काम से भी आप वाकिफ़ हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप सुन चुकी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी?
अच्छा, उनके बारे में मेरे दो कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी क्लियर, और मैं अपना इसमें पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ही इज़ अ पर्सन जो ना हमारी एक बेसिक ड्राइव पे काम कर रहा होता है। हम सबको ना ज़िंदगी में प्रोसीड करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। वन इज़ द होप एंड सेकंड इज़ द मोटिवेशन। एंड कासम अली शाह इज़ अ पर्सन जो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ उनकी वीडियो से इंस्पायर होते हैं, उनकी वीडियो से होप लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं कि हमने ज़िंदगी को चलाना है। लाइफ इज़ आ ट्रायल, लाइफ इज़ नॉट कि हमें कुछ ब्लेसिंग मिली है, लाइफ इज़ अ ट्रायल, और उससे गुजरने के लिए हमें मोटिवेशन और होप के बगैर हम कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मैं यही इसमें कहूँगी कि कासम अली शाह इज़ अ पर्सन जो बहुत सारे लोगों को ये दो बेसिक एनर्जीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमना इफ्तिखार साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग किसी परेशानी में, स्ट्रेस में हैं, उनके लिए इंटरव्यू बहुत मुफीद साबित होगा, और अपने आप को इमोशनली कंपोज वो कैसे रख सकते हैं ये भी उन्हें सीखने को ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।